मैंने आपको पिछली क्लास में बस ये समझाया था कि जो ये प्रोटोज़ोअन्स हैं, ठीक है? और इस प्रोटोज़ोअन्स में सबसे पहली चीज़ जो आपने सीखी थी और जिन बच्चों ने मिस किया होगा क्लास, उनके लिए वापस रिपीट कर देती हूँ। ये जो प्रोटोज़ोअन्स हैं, इनकी सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंशन द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा व्हिच आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक, तो यहाँ पे आँख बंद करके वन एंड ओनली प्रोटोज़ोअन्स का ही नाम आएगा, इसके सिवा आप कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है? क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर एक भी ऐसी कैटेगरी आपने नहीं सीखी है जो एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक थे, ठीक है? सिर्फ एक यही है जो एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक है और इसमें भी मोस्टली क्या है, पैरासिटिक फॉर्म यानी कि जो डिजीज कॉज करने वाले हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको इनकी 4 कैटेगरीज सिखाई थी और मैंने आपको ये बोला था नेक्स्ट क्लास तक अगर आप ये कैटेगरीज याद करके रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो भी आप ये कैटेगरीज यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटोजोन्स की, तो अगर नेम याद होगा तभी तो एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है? तो इसमें से फर्स्ट कैटेगरी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, देन फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है, देन सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, देन स्पोरोजोन्स है, ठीक है? अगर एक बेसिक इंट्रोडक्शन की हम लोग मैम बात करें, हाँ बोलिए। मैम एमीबा डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं? बहुत टाइप के होते हैं अमीबा, डिफरेंट टाइप के होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं हम लोग बात करेंगे। अलग अलग डिजीज कॉज करने वाले अलग अलग अमीबा होते हैं, ठीक है? उसकी हम बात करेंगे। तो ये अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो है इनकी खासियत क्या है, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। आपको पता है जो आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी है, क्या है? डब्ल्यूबीसी है। आप अपने 11th की एनसीईआरटी में जब सेल चैप्टर निकालेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 8th चैप्टर, 8वां चैप्टर जो है आपका, ठीक है? उस चैप्टर को जब आप टर्न करेंगे तो एक ऐसा पेज है जिसपे सिर्फ सेल्स के डायग्राम दिए हुए हैं, यानी आपको आरबीसी का डायग्राम दिया हुआ है वहां पे, और उसके ठीक साथ में उसके राइट साइड में आपको डब्ल्यूबीसी का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? पता है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? अमीबॉइड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमीबॉइड। अब बच्चों का क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम ये अमीबा वाला अमीबॉइड यहाँ कहाँ से आ गया? बहुत जगह पे आपको अमीबॉइड टर्म सुनने को मिलेगा। एक्चुअली ये टर्म रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऐसी चीज है जिसका कोई शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। अब जैसे यहाँ पे एक और ये आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको इसका कोई, अब ऊपर भी एक यहाँ पे आपको इमेज शो हो रहा है, थोड़ा ऊपर हैंग कर रहा है बट दिख ही रहा है एटलीस्ट। आपको यहाँ ऊपर भी एक मैम डायग्राम दोनों शो हो रहा डिफरेंट है। है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि दोनों एक ही जैसे फिक्स्ड हैं क्या? नहीं। जब हम पैरामीशियम बनाते हैं, इसके बाद जो हम कैटेगरी देखेंगे, तो जब हम पैरामीशियम बनाते हैं तो ऑलमोस्ट सब मिलते जुलते हैं, हम देख के पहचान जाते हैं कि पैरामीशियम है, हम उसको स्लीपर शेप्ड बनाते हैं, ठीक है? लेकिन जब इस अमीबा की बात आती है, इसको आप देख रहे हैं तो ये ऊपर वाले का शेप दूसरा है, नीचे वाले का शेप दूसरा है। आप जो इमेज सर्च करेंगे गूगल से वो इमेज दूसरा होगा। अब मैंने जो इमेज यहाँ पे फिक्स कर रखा है ये दूसरा है, ठीक है? आप जो हाथ से हर एक बच्चे, जैसे जितने बच्चे क्लास में, अगर 100 बच्चे क्लास में है, मैं अगर सबसे बनवाऊं, चलो अमीबा का डायग्राम ड्रॉ करके मुझे सेंड करो, भेजो फोटो क्लिक करके, तो सारे बच्चों का डायग्राम जो है वो अलग अलग होगा। फिक्स डायग्राम किसी भी बच्चे का नहीं होगा। क्यों हो रहा है अलग अलग? इसलिए हो रहा है अलग अलग क्योंकि इसका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको अमीबॉइड कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, सबसे पहले जैसे आप किसी से मिलते हैं, सबसे पहले तो आप पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। मेरे ख्याल से शायद अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो नाम से पहले भी यही क्वेश्चन आप पूछते हैं किसी से कि आप किस जगह को बिलोंग करते हैं या फिर आप कहाँ से आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की जब बात की जाती है तो हम सबसे पहले ऑब्वियस इसका हैबिटेट ही लिखेंगे, और क्या लिखा जा सकता है ना? सबसे पहले हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं, ठीक है? तो ये रहा इसका हैबिटेट। तो हैबिटेट मतलब कहाँ रहेगा। अच्छा, एमीबिक डिसेंट्री का नाम सुना है आपने? छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होती है एमीबिक डिसेंट्री, यस ठीक है? मैम। लूज मोशन की जो लूज प्रॉब्लम होती है, मोशन पे जो छोटे बच्चे जो घर में होते हैं ना उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। रीजन क्या है? वो छोटे बच्चे चलते चलते जो भी चीज मिलती है उनको उठा के सीधा मुंह में डाल लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये इन्फेक्शन होता है इजीली, ठीक है? अब सोचने वाली बात ये है कि मैंने बोला कि नॉर्मली छोटे बच्चों में ये होता है, तो ऐसा तो नहीं है हम मैरीन हैबिटेट में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन फ्रेश हैबिटेट।
हम फ्रेश वाटर पीते हैं, फ्रेश वाटर से नहाते हैं, फ्रेश वाटर से ही हमारा सर्वाइवल जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरीन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये मेरीन वाटर में भी सर्वाइव करेगा। इसमें कोई कॉपीराइट नहीं लेके रखा हुआ है आई कैन ओनली सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला मैंने लिखा फ्रेश वाटर, इसमें भी पाया जाएगा। ये जिन बच्चों को नहीं पता व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर का, यहाँ पे ये कतई मतलब नहीं है मैं बोल रही हूँ एक्वागार्ड का पानी, वो मतलब नहीं है। आपके घर के आगे पीछे कहीं कोई गटर होगा ना, उसका पानी भी फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है। रीजन ये है क्योंकि उसकी सैलिनिटी जो है वो लो होगी, जिसकी वजह से वो किसकी कैटेगरी में जाता है, फ्रेश वाटर की कैटेगरी में जाता है। तो यहाँ पे हम सैलिनिटी को पैरामीटर और स्केल मान रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि अब हम प्योर वाटर को देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर में भी इजिली पाए जाते हैं, सी वाटर में भी इजिली पाए जाते हैं। मैम सी, मैम ये हाँ, वाटर के बाहर सरवाइव नहीं कर सकता? मॉइस्ट सॉइल में करेगा। मॉइस्ट प्लेसेस होंगे ना, मॉइस्ट सॉइल होगा, मॉइस्ट एरिया होगा, वहां पे ये सर्वाइव करता है। तो मैंने इसके ब्रैकेट में क्या किया, यहाँ पे मैरीन डाल दिया, तभी तो इन्फेक्शन होता है इसका, है ना। चलिए, देन हम लोग एक और लिख लेते हैं। सी वाटर में मैंने मरीन भी डाल दिया, आपको समझ आ जाएगा आप देखेंगे तो। और देन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ताकि आपको डाउट ना हो कि पानी के सिवा ये कहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, तो ये मॉइस्ट सॉइल मॉइस्ट हैबिटेट में क्या कर सकता है, ये सर्वाइव कर सकता है ना। तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो कॉज करने का काम करता है, ठीक है। अब देन जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जाना है वो ऑब्वियस आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्या जाएगा। आपको यहाँ पे साफ साफ इसका क्या दिख रहा है, ये स्यूडोपोड्स या स्यूडोपोडिया दिख रहा है आपको, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया के बारे में हम लोग अब लिख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग ही डाल देती हूँ ताकि याद रहे आपको। स्यूडोपोडिया, मैम फॉल्स फिट। स्यूडोपोडिया, हाँ, स्यूडो मीन्स फॉल्स होता है, फिजिक्स में आएगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब ही क्या होता है, फॉल्स होता है। PODIA, पोडिया मीन्स अपेंडेजेस, पोडिया मीन्स अपेंडेजेस। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया जिसने क्या किया हुआ है, ऐसे अपेंडेजेस कैरी करके रखे हुए हैं जिसका कोई शेप फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया से ये क्या करेगा, फूड को कैप्चर करने में हेल्प लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग पॉइंट लिखेंगे, ए मूव एंड कैप्चर capture their food फूड मतलब क्या हो गया, इसका प्रे हो गया, मतलब जिसके ऊपर ये शिकार करेगा ना, अगर साधारण भाषा में समझाऊंगा। फूड मतलब इसका प्रे हो गया, और क्या कैप्चर करेगा ये, इसको कोई आप खाना पानी तो देने जाइएगा नहीं, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट, वो भी बहुत स्मार्टनेस से ये अपने स्यूडोपोडिया को, मैम उसके बाद वो एक वैक्यूल फॉर्म करता है ना, हाँ बिल्कुल, CO2। फूड वैक्यूल बनाएगा। Pseudopodia, putting out pseudopodia phosphate or appendages, ठीक, फॉल्स फीट और अपेंडेजेस सकते हैं आप दोनों में से। दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया को ये वहां पे निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या करेंगे, ये उसी मैम से ये कैप्चर करके, स्यूडोपोडिया जैसे मैम यहाँ पे, मूवमेंट में भी हेल्प करता है। हाँ मूवमेंट में भी इसको हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे एज इन अमीबा, अमीबा की बहुत सारी वैरायटी, एंट अमीबा, हिस्टोलिपिका, अमीबा प्रोटियस, सब लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका अमीबा, ये हो गया। चलिए अब एक चीज और समझते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा इसके फूड कैप्चरिंग की ओर हम लोग ध्यान देते हैं।
ठीक है, देखिए एक चीज और समझाती हूँ आपको। आपको यहाँ साइड में लगे हाथ अमीबा का डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इसको, हाँ अब ये सही हो गया, यहाँ पे आ रहा था लिखा हुआ, देखिए ये जो अमीबा का आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे इस पोर्शन को देखिए, सिर्फ इस हिस्से को देखना है आपको, ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ जो इसके ऊपर और नीचे ये स्यूडोपोडिया का शेप है, पहले से ऐसा ही होगा क्या? नहीं, पहले से ऐसा नहीं था। इसने पहले फूड को देखा, फूड को देखने के बाद ये उसकी तरफ बढ़ा, फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद ये यहाँ वाले स्यूडोपोडिया को और इस स्यूडोपोडिया को, दोनों को ये टच कर लेगा। दोनों को टच करने के बाद ये कवर करके इसको अंदर कर लेगा। अब देखिए मैम यहाँ पे फूड आपको वैक्यूल पहले, फॉर्म एक करेगा। मिनट पहले एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, मैं पूछूंगी आपसे, मैं टाइम दूंगी पूछने का, ठीक है। बीच में ना दिमाग से बातें निकल जाती हैं कि मैं बोल क्या रही थी, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, लास्ट में तो मैं ही 50 बार पूछती हूँ, डाउट है पूछिए, डाउट है पूछिए, ठीक है। देखिए ये जो फूड वैक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, तो ये फूड पहले यहाँ प्रेजेंट है, पहले यहाँ अवेलेबल है, ये उसकी तरफ बढ़ा, उसकी तरफ गया, इसने स्यूडोपोडिया के थ्रू इसको कवर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। कवर करने के बाद जब इस फूड को इसने अंदर कर लिया, तो ये पहले का, पहले जिसके साथ इसने यही मेथड अप्लाई किया था, अब उसकी हालत ऐसी है। वो धीरे 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 इसने ये इसके ऊपर एसिमिलेशन करेगा, मतलब इसको अगर, इस अमीबा को अगर जिंदा रहना है, इस अमीबा को अगर खुद को सरवाइव करना है, खुद को सरवाइव करना है, तो ये एनर्जी लेगा। अब इस नीचे वाले, यहाँ वाले इस इमेज में देखिए, ये जो आपको नीचे जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो इतने सारे ये जो ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं, दीज आर फूड वैक्यूल्स, ठीक है। अब इसके बाद एक और है कि एक आपको देखने को यहाँ पे क्या मिलता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को हमेशा आपने नोटिस किया होगा, फूड में कुछ ना कुछ आपको, मतलब जब डायग्राम आप बनाते हैं तब की बात मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आपको फूड वैक्यूल दिखता है तो फूड वैक्यूल में कुछ ना कुछ वहां पे फिक्स होगा, भरा होगा, ऐसे डॉट डॉट करके आपने डाल दिया, आप दिखाते हैं ये फूड वैक्यूल है। लेकिन आप यहाँ पे एक जो ऐसे नॉर्मल सा सर्कल डाल देते हैं, जैसे नीचे वाले इमेज में मैं समझाती हूँ, काफी बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए, इसकी बात अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये अभी रब नहीं हो रहा, यहाँ देखिए जहाँ पे ये इरेजर गया ना, यहाँ पे आपको एक वेकेंट स्पेस सर्कल सा दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो एक्चुअली इसी को यहाँ पे क्या किया गया है, इस इमेज में ऊपर वाले में, यहाँ देखिए एक नॉर्मल सा सर्कल जो है, सर्कल तो नहीं बोल सकते, ओवल शेप है, ड्रॉ कर दिया गया। आप भी जब ड्राइंग करेंगे तो ऑब्वियस है वैसे ही बना दिया, ओवल शेप देके फिर आप छोड़ देंगे वहां पे। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये सिर्फ अमीबा में पाया जाएगा। आगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज पढ़ाऊंगी जहां पे आपको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सुनने को मिलेगा। लेकिन मैम एक ये चीज आसमा कभी रेगुलेट करता है? कभी नहीं बदलेगी, एक चीज कभी भी चेंज नहीं होगा कि ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प। एक्सक्रीशन तो आपको समझ आया। यहाँ पे ऑस्मोरेगुलेशन जो है उसका मतलब बच्चे समझते हैं कि वो, मतलब पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। देखिए जो यहाँ पे वर्ड आता है हमारे पास, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जो वर्ड है तो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। अब ये अमीबा अगर जिस वाटर रिजर्वायर में सरवाइव कर रहा है, जहां भी फ्रेश वाटर में, हमने यहाँ पे लिखा है हैबिटेट इसका, फ्रेश वाटर में सरवाइव कर रहा है, सी वाटर में सरवाइव कर रहा है, मॉइस्ट सॉइल में, कहीं पे भी अगर सरवाइव कर रहा है, तो ये अपने मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन तो है इसके पास। जब आप सेल मेम्ब्रेन नहीं देंगे, किसी चीज की बाउंड्री को नहीं देंगे, देन व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर हम मेम्ब्रेन बनाए ही नहीं, आप जिस घर में, मकान में रह रहे हैं, उसकी चारों तरफ की दीवारें हम तोड़ दें, आप किसको बोलिएगा मेरा मकान है? बोल ही नहीं सकते, घर आपका खत्म, वहां पे डिमोलिश हो गया। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसकी मैम बाउंड्री कोई क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे बनाया है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किस चीज को यहाँ पे क्या करना है, एंटर कराना है। कोई ऐसी चीज है जो एंटर भी होगी, यहाँ पे जाएगी, लेकिन एंटर होने के बाद किस चीज को यहाँ से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है, ये डिसाइड करना, और कितना एक्सक्रीट करना है ये डिसाइड करना, ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर आता है।
जैसे आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है? किडनी करता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को ना, एक जैसे बायोलॉजी आप पढ़ ही रहे हैं तो साथ के साथ आपको एक अच्छा सा नॉलेज भी देती हूँ। जैसे आपने ना बहुत सारे डाइटिशियंस को बोलते सुना होगा कि जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीते वक्त आप क्या कीजिए, इतना मतलब कि इतने सारे इंटरवल्स लीजिए और इतना छोटा छोटा घूंट पानी पीजिए, इतना कम कि आपका किडनी कंफ्यूज हो जाए। आपने नोटिस करा होगा, आप अगर बैठ गए एक बार और आपने पूरा 1 लीटर पानी उड़ेल लिया, पूरा 1 लीटर पानी आप पी गए, ठीक है, तो आपने नोटिस करा होगा कि बार 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 आपने पिया तो था एक ही बार, लेकिन आपको यूरिनेशन जाने की जरूरत 10 बार पड़ती है। नोटिस करा होगा, ये आपने बचपन से आज तक देखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लीटर का बॉटल रखते हैं अपने पास, आप खेलते खेलते तो खैर बीच में नहीं पीना चाहिए, नॉर्मली आप ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपने एक घूंट पिया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ देर हुआ, फिर एक घूंट पिया। जब आप हैवी अमाउंट में वाटर पिएंगे, समझिएगा, पी आप पहले भी 1 लीटर रहे थे और बाद में जो आप छोटे छोटे घूंट ले रहे हैं तब भी आप 1 ही लीटर पानी पी रहे हैं। लेकिन कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपका किडनी इतना स्मार्ट है, स्मार्ट भी बोल सकते हैं या फिर उसमें ये भी बोल सकते हैं कि किडनी एक ही बार में डिसाइड करता है कि उसको कितना एक्सक्रीट आउट करना है उसमें से। तो अगर आपने 1 लीटर पानी पी लिया, पूरा 1 लीटर एक बार में, ठीक है, तो किडनी उसी टाइम उसमें से कैलकुलेशन करेगा कि 1 लीटर में से कितना उसको एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है, या यूरिनेट आउट करना है। लेकिन अगर आपने क्या किया, छोटा सा घूंट लिया, एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो छोटा सा घूंट लिया तो उसमें से वो क्या डिसाइड कर पाएगा कि कितना रिलीज करना है। फिर कुछ टाइम हुआ, फिर आपने, तो आपका बॉडी भी डिहाइड्रेशन से बचेगा और आपकी किडनी, आप जो लगातार, लोग बहुत अच्छे से प्रवचन दे देते हैं या फिर बोल देते हैं इतना पानी पियो, लेकिन उसके साथ समझदारी देना भूल जाते हैं, वो ये बताना भूल जाते हैं कि आपको डायरेक्ट वैसे करके नहीं पीना, कि आपने पता है उस कंडीशन में क्या किया, किडनी के ऊपर लोड डाल दिया आपने, उसको आपने इतना काम दे दिया कि आपकी बॉडी का सारा सिस्टम उस वक्त फेल होके वो सारा किडनी के ऊपर ही सब वहां पे एक साथ मिलके फंक्शन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेलिंग में करेंगे, आपके किताब में खुद ही एक चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपके लिए भी इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, आज से आप भी इस चीज को करेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ड्रिंकिंग स्मॉल सिप ऑफ वाटर, ठीक है। तो छोटे छोटे सिप्स आपको लेने चाहिए, उधर से म्यूट रखेंगे, बजाय इसके कि आप क्या कर रहे हैं, आपने 1 लीटर 2 लीटर लगातार, एक ना छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, आप लोगों के काम ही आएगा, फ्यूचर के लिए कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपको पता है ना, इसमें जो एग्जाम होते हैं कांस्टेबल वगैरह वाले जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें फिजिकल टेस्ट लेते हैं, पता है आप लोगों को? पता है ना? यस यस। मैम। तो उसमें एक, हाँ, फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। उसमें एक स्टूडेंट ने क्या, उसका वेट जो है वो 400 ग्राम्स कम था, तो उसमें अगर एक पर्टिकुलर वेट से, आई थिंक 48 केजी लेते हैं शायद, 48 केजी, हाँ, उससे अगर वेट कम हुआ तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसने क्या किया कि सोचा कि वेट कैसे बढ़े, तो बहुत ज्यादा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। उसने इतना ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग कर लिया वाटर का, वेट बढ़ाने के चलते उसका सिलेक्शन तो हुआ, नो डाउट, पता नहीं कितना, मतलब 2 लीटर 3 लीटर पानी तो वो पी गया, लेकिन उसके बाद वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका रीजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब जाएंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन देयर एलिमिनेशन में, ठीक है। तो हम एक कहावत कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये सच्चाई है, फैक्ट है। किसी चीज को आप एकदम जबरदस्त, जान से ज्यादा अगर आप उसको अपनी बॉडी में ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए वो बुरा ही हो जाता है, अच्छा नहीं होता है फिर, ठीक है। अब ये बेचारा क्या करे, इतनी कहानी सुनने के बाद अभी समीबा पे आते हैं। अब आप इतनी स्टोरी सुनने के बाद इस अमीबा की शक्ल देख के क्या सोचेंगे, अब ये बेचारा क्या करे, ये तो यूनिसेलुलर है, ये कैसे करेगा इतना काम। तो इसके पास क्या है, इसके पास कुछ नहीं है, नथिंग। इसके पास क्या है, सिर्फ ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसी से इसको काम चलाना है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये तो खैर आपको दिख भी रहा है और बचपन से आपको पता भी है, ठीक है। तो अब इसके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको जो अपना एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करना है, तो इसके पास एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, और एक ही तरीके से ये कर सकता है। कौन से तरीके से? कि ये अपने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूज करेगा। आज के बाद से इतनी कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो भूलेगा कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन जो है
वो कौन करने का काम करता है इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में, तो इनका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जो इसके मैरीन फॉर्म्स होते हैं, तो एक चौंकाने वाली बात भी हम इसको बोल सकते हैं, अमीबा की अगर मैरीन फॉर्म्स, क्योंकि मैरीन हैबिटेट में सर्वाइव करना सबकी कैपेबिलिटी नहीं होती, इवन हम भी नहीं सर्वाइव कर सकते। हमें और आपको, मतलब जो ह्यूमंस है उनको मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में डाला गया है इन एनिमल किंगडम, आपको भी पता है, सबको पता है, बट वी कांट सर्वाइव इन मरीन वाटर। तो अगर ये मरीन वाटर में सर्वाइव करेगा तो कैसे सर्वाइव करेगा? तो जो अमीबा मेरीन हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं उनके बाहर सिलिका काफी टफ होता है, तो उनके बाहर सिलिका की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? सिलिका की कवरिंग होती है, हमेशा याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, एक स्पेशल पॉइंट हो गया इसका। चलिए एक और पॉइंट ऐड करते हैं, मेरीन फॉर्म्स ऑफ अमीबा, मेरीन फॉर्म्स ऑफ amoeba have silica, काफी टफ होता है ये सिलिका जो है शेल्स, इससे बहुत सारी, हाँ, इसमें बहुत सारी कहानी है जो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको। पहली कैटेगरी क्राइजोफाइट्स याद होगी बच्चों को, तो उसमें आपने पढ़ा था कि अगर सिलिका की कवरिंग थी डायटम्स के बाहर तो क्या किया था उसने, याद है किसी बच्चे को? यस मैम। क्या किया था? एटमेशियस अर्थ बनाया था, याद है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ सारे बच्चे, हाँ डायटमेशियस अर्थ तो आपको पता ही है, वहीं से आप सिलिका को पहचान रहे हैं, है ना? चलिए आगे लिखिए यहाँ पे, एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सबकी डिटेलिंग है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हमें फोकस करना है इस चैप्टर को ओवर करने पे। क्यों? अभी फंजाई की कैटेगरी बची हुई है, फंजाई अभी बैठा हुआ है, फंजाई में हमें उसकी भी कैटेगरीज करनी है, फाइकोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स, तो बहुत है अभी। तो अभी बेसिक तौर पे हमें सबको पहले फिनिश करने पे ध्यान देना है। सबकी डिटेलिंग है आपके पास, 12th क्लास में भी है, आगे चैप्टर्स में भी, जैसे कैसे मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन का छोटा सा एग्जांपल दिया, सब है आपके पास, सब कुछ पढ़ना है। यहाँ बस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो ये क्या है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है जहाँ पे आपको पांचों किंगडम के बारे में थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है वो सिखाया जा रहा है, ताकि इसके आगे के चैप्टर्स में अगर कोई टीचर इनसे रिलेटेड कोई वर्ड बोले तो आपके लिए बहुत नया नहीं हो, आप बोलिए अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ लीजिए, चलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, चलिए देख लीजिए ध्यान से, इस अमीबा में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस मैम। किसी को मैम पूछना है मेरा तो डाउट था कि बोलिए। मैम मेरा डाउट था कि मैम मैम क्या एमीबा में मैम एक्चुअल में मैम कोई फूड का मैम ब्रेकिंग का कोई सिस्टम होता है कि मैम फूड को अगर इनगल्फ कर लिया उसके बाद मैम उसे कैसे तोड़े और मैम उसमें से कैसे न्यूट्रिशन ले? ये क्या ना, ये डाइजेशन यहाँ पे नॉर्मली क्या करेगा कि अमीबा कैसा है, सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपलर में भी कैसा है, ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर होने की वजह से अब यहाँ पे डाइजेशन की बात आती है। ठीक है, आप जब आगे पढ़ेंगे आपको पता है पहले जो है इस अमीबा को एनिमल किंगडम में डाला गया था। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में जब डाला गया था तो उसमें देखा गया कि ये तो सेलुलर लेवल तक का भी डाइजेशन नहीं करता है। ठीक है, इसके पास कुछ बेसिक लेवल के क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और मैम फूड एंजाइम बैक्टीरियल का के क्या अंदर काम है? एंजाइम्स रिलीज करके हाँ, फूड जो ब्रेक करता एंजाइम है। होगा, हाँ, किसी भी चीज के ऊपर जब एंजाइम सिक्रीट किया जाता है तो करता क्या है कि उसको सिंप्लीफाई, मतलब जो भी चीज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंप्लीफाई करके क्या करेगा, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ने के बाद इसकी बॉडी उसको एसिमिलेट और ग्रेस्प कर लेगी। तो इस तरह से ये क्या करता है, एनर्जी लेने का काम करता है उससे। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो और मैम। कोई डाउट किसी को? चलिए लास्ट का एक लाइन था वो थोड़ा हैंग कर गया था, मैंने तब तक पूछ लिया आपसे।
और मैं इसको पूरा कर देती हूँ, थोड़ा सा है बचा हुआ नीचे। या इतना लेक्चर लिखने की क्या जरूरत है, सीधा मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल, ऐसे करके लिख लीजिए एग्जाम्पल, देन लिख लीजिए एग्जाम्पल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका दिखा देती हूँ मैं आपको, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और ब्रैकेट में या इसके नीचे डाल देती हूँ, इधर तो मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ हो जाएगा पैरासिटिक लिख लीजिए। पैरासिटिक मतलब समझ रहे हैं ना, डिजीज कॉजिंग, पैरासिटिक मतलब डिजीज कॉज करेगा ये। मैम ये क्या डिजीज कॉज करेगा? बहुत सारे डिजीज, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एमीबिएसिस कॉज करता है, एमीबिक डिसेंट्री जिसको बोलते हैं ना, एमीबिएसिस कहते हैं उसको, लिख देती हूँ यहाँ पे ओके मैम। ऐसे, कॉजेज AMOE BIASIS, एमीबिएसिस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये एमीबिएसिस कॉज करने का काम करता है। हाँ, जिस बीमारी को ये कॉज करता है उसको हम कहते ही, नाम ही हमने दे रखा है एमीबिएसिस, ठीक है। चलिए 1 मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा और इधर शिफ्ट कर मैम देती ये हूँ। एमईबीएस में क्या होता है मैम? एमीबिएसिस में क्या होता है, वैसे तो आपको पढ़ना है क्लास 12th में, हेल्थ एंड डिजीज में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में चैप्टर 8 में मैंने पहले ही वार्निंग दी थी कि आपको जितना दिया जा रहा है अभी उतना कीजिए, फिलहाल मैं बता देती हूँ। देखिए, एमीबिएसिस जो है एमीबिक डिसेंट्री, लूज मोशन का फॉर्म है, आपको पता ही है क्या होगा वहां पे, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीटा अगर बॉडी से रिलीज होता है बाहर तो क्या होगा, ऑब्वियस है। उसके बाद क्रैम्प्स होंगे, इंटेस्टिनल पेन होगा, यही सब इसमें आता है, ठीक है। आप लोग तो हालांकि जानते ही ओके हैं। मैम। चलिए इसका, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का ले मैम लीजिए रिटेल। स्क्रीनशॉट। चलिए वेरी गुड। अब एक बस एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, ताकि आप पहचानिए, क्योंकि पहचानने मात्र से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना। चलिए उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम आगे मूव कर जाएंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स पे। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, इलेवेंथ में आपके पास एक प्रैक्टिकल बुक होगी गारंटी के साथ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो बायोलॉजी की मार्किंग स्कीम डिसाइड हुई है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो आपके सिलेबस में 30% जो मार्क्स है वो किसका है, प्रैक्टिकल का है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल होने की वजह से क्या है, इसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मैं आपको शो करूंगी किसी दिन प्रैक्टिकल बुक, ठीक है। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी किताब में प्रैक्टिकल बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है, अगर हम नॉर्मल व्यू की बात करें तो ऐसा दिखता है, चलिए ये रहा, पहचान लीजिए, बहुत है आपके लिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इतना सिंपल सीधा साधा होने के बावजूद मैम भी क्या कर रहा है, क्रोमैटिन कैरी कर रहा है। ये क्या कैरी कर रहा है, मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ सारा लेवल, आप घबराइए नहीं। देखिए ये रहा आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका, काफी बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है इसमें भी स्यूडोपोडिया है तो अमीबा, गुण कैसे बदलेगा, है ना। ये देखिए फूड वैक्यूल है इसका, ठीक है। इंजेस्टेड आरबीसी, अच्छा इंजेस्टेड आरबीसी क्यों लिखा है पता है आपको, ये उसकी बात करी जा रही है जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है, जो गया, मान लीजिए मोस्टली, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोस्टली छोटे बच्चों को इसका इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो उसके गट में जाएगा तो फ्री फंड में सारी चीजें लेगा, ठीक है।
तो उसके ब्लड स्ट्रीम में से इसने क्या किया है, आरबीसी भी लिया है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंजेस्टेड आरबीसी। तो आपको घबराने की, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसी के पास आरबीसी प्रेजेंट है। मैंने एक वार्निंग के तौर पे ये भी बता दिया। ये इसका खुद का साइटोप्लाज्म है और ये कैरियोसोम भी है इसमें, और ये क्रोमैटिन भी कैरी कर रहा है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी ये कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके पास ऑलरेडी है अवेलेबल। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। क्या है ये? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एक जो आपने इसका एग्जाम्पल देखा है। ठीक है, तो देखने से भी बहुत सारी चीजें याद होती है। आपने देखा तो एटलीस्ट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके स्टोरेज में तो जाएगा कि हाँ हमने देखा था। तो एक और बात हमें समझ आई थी कि ये अगर किसी को इन्फेक्ट करता है तो उसके आरबीसीज को भी इनगल्फ करने का काम करता है। इंजेस्टेड आरबीसीज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। कोई डाउट इस डायग्राम में किसी को? आगे चले हम लोग, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पे चले। यस मैम। हाँ मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? हो गया मैम। चलिए अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। मैम अब जैसे ही एंटामीबा हाँ बोलिए। मैम एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या मैम एक डिजीज कॉजिंग मैम एमीबा है? क्योंकि मैम इसमें हाँ, मैम दिखा डिजीज रहा है कॉज कि करेगा। देखिए, अगर जब तक हम इसको ऐसा नहीं बोलते कि हमने कॉपीराइट कर दिया इसको किस फॉर्म के लिए, पैरासिटिक फॉर्म के लिए, अगर ये फ्री लिविंग फॉर्म में है तब भी मरेगा नहीं, सरवाइव करेगा। क्योंकि हमने बोला ना कि फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा, मेरीन वाटर में भी पाया जाएगा। अब जैसे मॉइस्ट सॉइल में है, ठीक है, यही एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये मॉइस्ट सॉइल में भी सरवाइव कर रहा है। तो इसका मतलब वहां पे फ्री लिविंग फॉर्म में सरवाइव कर रहा है। लेकिन अगर इन्फेक्शन के तौर पे कोई एक बच्चा बैठा मिट्टी में खेल रहा है, अब उसने अगर मिट्टी का एक टुकड़ा मुंह में लिया और वो उसके गट में गया, तब तो ऑब्वियस, तब ये पैरासिटिक हो गया भाई। इसको फ्री फंड में खाना पीना रहना फूडिंग लॉजिंग सब फ्री मिलेगा। ठीक है, तो जब सब सारा कुछ फ्री मिल ही रहा है इसको, तो आराम से मजे से एंजॉय करेगा ये, है ना। तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में सबसे पहले आपको पहचानना किसको है, यहाँ पे इन्फेक्शन वाले भी बहुत सारे। आवाज कट कट के आ रही है, फिर से बोलिए। मैम एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। हाँ हाँ, ट्रिप्नोसोमा क्लासिक एग्जाम्पल है इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। बट कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सबके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। थोड़ा स्पेशल होता है ये अपने आप में, क्यों होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो अंडुलेटिंग मूवमेंट करता है। मैं बताती हूँ क्या होता है ये। ठीक है, आपको जब तक ये घूम रहा है यहाँ पे आपको फ्लैजिला कैरी किए हुए ट्रिप्नोसोमा दिख रहा है। देखिए, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस जो है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि आप सारा डाइट सही ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट सही है, सब कुछ ठीक, आपको नींद आनी स्टार्ट हो, आपको नींद मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि है ज्यादा ब्रेक हो रहा है। अब ठीक है? मैम और एक बार बोलिए। मैम और एक बार बोल दीजिए मैम, क्या बोली? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके नॉर्मल हेल्दी डाइट के बावजूद भी, और नॉर्मली जब आप अपना सारा नॉर्मल जो रूटीन है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि हम कुछ भी करते हैं बट हमें वीकनेस सा फील होता है, प्लस हमें हमेशा नींद आती रहती है। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको किसका इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रिप्नोसोमा का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज, अब वॉइस ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। चलिए, कितना कितना क्रिस्टल क्लियर, कितना अच्छा डायग्राम है बताइए। इससे बढ़िया कुछ समझाएगा आपको? बोलिए तो, इससे क्रिस्टल क्लियर। ये अच्छा, ये गोल गोल से क्या दिख रहा है ये यहाँ पे? आरबीसी। वेरी गुड। आरबीसी। आरबी मैम आरबीसी वाइट का शेप, हाँ आरबीसी वाइट का तो शेप कितना डब्ल्यूबीसी। अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। डब्ल्यू बी। आर हाँ, आरबीसी का शेप कितना अच्छा दिख रहा है ना? कैसा दिख रहा है आरबीसी का शेप?
मैम डिस्क शेप आर फ्लैटेंड। आरबीसी जो है बाइकनकेव होता है। कैसा होता है? मतलब दोनों तरफ से पकड़ के चपटा कर दीजिए। बाइकनकेव होता है। कैसा होता है? बाइकनकेव मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये ग्रीन वाला ये ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस है। क्या है ये? ट्रिप्नोसोमा है। क्या है ये? ट्रिप्नोसोमा है। ठीक है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। याद कर लीजिए पहले, क्या कॉज करता है ये? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जाके नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पलटिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा गारंटी के साथ। जरूर मिलेगा आपको, नहीं मिले तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है। Which of the following organisms are responsible for causing sleeping sickness? ठीक है, वहां पे आपको टिक क्या करना है, मार्क क्या करना है? इसी आपको ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस को टिक करना है। ठीक है, कि कोई भी वैरायटी हो ट्रिप्नोसोमा की, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी, कोई भी वैरायटी हो उसको आपको टिक कर देना है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन में तो पढ़ नहीं रहे कि अब जितनी भी इसकी स्पीशीज है सबकी आप डिटेलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। बट हाँ, काम भर जो है वो तो आपको बताया जा सकता है और मैं उससे ज्यादा ही बताती हूँ आपको। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाई क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस है इसकी खासियत क्या है कि फ्लैजिला कैरी करता है। ये क्या कैरी करता है? फ्लैजिला कैरी करता है सबसे पहली बात। तो आपको यहाँ पे ये जो मेंबर है और ये जो ऑर्गेनिज्म है आपको इसमें फ्लैजिला भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको हम लोग लिखने में यूज कर लेंगे। फिलहाल हम इसको दूसरे पेज पे ले लेते हैं। चलिए, इसी से तो एक्सप्लेनेशन होगी ना इमेज से, नहीं होगी एक्सप्लेनेशन इमेज से तो फिर क्या फायदा ऑनलाइन क्लास का, है ना। चलिए, तो ये क्या है आपके पास? ट्रिप्नोसोमा है। ये ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, गैम्बियंस जो मैं बोल रही हूँ ये उसी की दूसरी वैरायटी है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैम अगर इसके मैं आप पास एक ही फ्लैजिला होता है। नहीं, वही तो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। ठीक है, बता रही हूँ मैं आपको, इसके पास दो फ्लैजिला होता है। इसके पास क्या होता है? दो फ्लैजिला होता है। अब जो बता रही हूँ ध्यान से सुनते जाइए। एक रहा इसके पास फ्री फ्लैजिलम, एक क्या है इसके पास? फ्री फ्लैजिलम है। वही समझाने के लिए मैंने इतना जूम करा है इसको। ठीक है, नहीं लिखा हुआ आपकी किताब में, आपको याद रखना है। याद होगा ही होगा, कैसे नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, खुली आंखों से दिख रहा है। जब आपको पूरी मूवी याद हो जाती है एक बार में देखने में तो ये कैसे नहीं याद होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके पास एक अटैच्ड फ्लैजिलम है। इसके पास क्या है? आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेस टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला इन विच one flagella is free, one flagellum is free while the another flagellum is attached with the organism। आपको ट्रिप्नोसोमा में टिक कर देना है। ठीक है, दूसरा जो फ्लैजिला है एक्चुअली क्या है, जो यहाँ पे पैराबेसल बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ जो पैराबेसल बॉडी जो इसने लिखा, अब यहाँ से ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट होता होता चलता 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 ये क्या होगा, यहाँ गया, लेकिन जाने के बाद फिर वापस ये अटैच हो जाएगा। वापस ये क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। और एक इसके पास क्या है? फ्री फ्लैजिला है, तो दो फ्लैजिला होगा इसके पास। ठीक है, अब इसके बाद साइटोप्लाज्म तो होगा ही। साइटोप्लाज्म तो सबके पास होता है, सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा। सेल की आइडेंटिटी ही साइटोप्लाज्म से, अगर हम ऐसा बोले। अब प्रोकैरियोट तो है नहीं, यूकैरियोट है। यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस होगा इसके पास। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड important thing is that this organism contains pellicle। कोई मुझे बताएगा what is the nature of pellicle? याद कीजिए, मैम what is the प्रोटीनेशियस। very good। नेचर कैसा होगा इसका? प्रोटीनेशियस होगा। कैसा होगा? प्रोटीनेशियस होगा। पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीनेशियस। तो ये पेलिकल जो है प्रोटीन का बना होता है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हमने क्या किया है, यहाँ पे काइनेटोप्लास्ट लिखा है। क्या लिखा है? काइनेटोप्लास्ट लिखा है। ठीक है, तो काइनेटोप्लास्ट को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो आगे जाके ये है ऑर्गेनिज्म तो छोटा सा है ना, लेकिन इसके जो बायो एनर्जेटिक रिलेटेड जो प्रोसेसेस है, मतलब कैसे एनर्जी लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, आगे जाके आप क्या पढ़ेंगे, जैसे इस न्यूक्लियस के ऊपर आते हैं
कि डीएनए होगा इसकी बॉडी में, डीएनए होगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। हमेशा का ये दुनिया का, इस पूरे यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स मतलब अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, फिलहाल तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसका ये रूल है हमेशा कि डीएनए आरएनए बनाएगा और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। लेकिन वायरसेस के केस में कभी कभी उल्टा आरएनए डीएनए बनाने लगता है, तभी लोग इतना परेशान थे कोरोना वायरस से। ठीक है, तो ये काइनेटोप्लास्ट, आपको सिर्फ इतनी, कोई आपसे पूछे बताओ, हालांकि है नहीं, अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन एक लाइन में समझाया जा सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जो ये काइनेटोप्लास्ट है इसका काम क्या है, तो आपको साधारण भाषा में उसको समझाना है कि ये जो काइनेटोप्लास्ट है इसके बॉडी के सारे बायो एनर्जेटिक प्रोसेस को रेगुलेट और मेंटेन करना है, मेंटेन करता है। ठीक है, यही बहुत है आपके लिए। और सेंट्रल डॉगमा की अगर हम बात करें तो ये है, हालांकि मैं हटा दूंगी समझाने के बाद, इतना ज़्यादा पीडीएफ में जाएगा तो आपको, जो जो बच्चे बाद में आए हैं वो सोचेंगे ये कहाँ से आया, या फिर जिस बच्चे ने क्लास एब्सेंट करा होगा, तो ये नॉर्मल है, आपके सेल चैप्टर में बना हुआ है, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस में नहीं है ना। इसके बिना तो खैर काम ही नहीं चलेगा सेंट्रल डॉगमा जब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है यही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सिंपल सा देखते हैं, इतना भारी भरकम देखने की क्या जरूरत है। चलिए सबसे आसान सा लगा दिया, ये बच्चों वाला बिल्कुल, जो इसने लिखा है यहाँ पे इमेज में काइनेटोप्लास्ट, तो समझाना हो सकता है कि अभी मैं बोलती तो आप पूछती क्वेश्चन मेरे से, मैम ये समझा दीजिए क्या है इमेज में, तो आपसे पहले मैंने ही बता दिया। देखिए इसको हम सेंट्रल डॉगमा ऑफ द सेल बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा या ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे पूरे अर्थ पे जितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते, आपकी बॉडी में भी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ, आपकी बॉडी में भी याद रखना है हमेशा के लिए, डीएनए आरएनए को बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोटीन को बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और अगर डीएनए खुद को बनाता है, डीएनए से डीएनए बनता है, दैट फेनोमेना इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो अब क्या इतना भारी भरकम हम लिखने जाए, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ये करेगा वो करेगा, तो इन सब में कोऑर्डिनेट करने का काम, हेल्प करने का काम, इसको रेगुलेट कराने का काम कौन करता है, ये काइनेटोप्लास्ट करता है। अब आया समझ में? ठीक है, अब इस डायग्राम में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे पहले कि मैं ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन लिखूं। इस डायग्राम में कोई डाउट किसी को? मैम पैराबेसल बॉडी। Parabasal body is the part from which या through which the attached flagellum is originated, मतलब ये अटैच्ड वाला जो फ्लैजिलम है ना, ये जहां से निकला है उसको बोला जा रहा है। ठीक है, और कुछ? ओके। और कुछ, और कोई डाउट किसी को? चलिए अब लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके थोड़ा सा 1-2 लाइन का जो भी एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट में करके हम लोग निकालते हैं। और इसमें भी एक चीज है, जैसे आपके दिमाग में फिर से वापस एक डाउट आएगा ना, जैसे अभी एक बच्चे ने अमीबा के रिगार्डिंग पूछा था कि क्या इसके सारे फॉर्म्स पैरासिटिक होंगे, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ भी आपको इस बात को समझना है कि इसके सारे फॉर्म्स नहीं होंगे पैरासिटिक, ये भी फ्री लिविंग फॉर्म में क्या कर सकता है, खुद को सर्वाइव करा सकता है। ठीक है, बस इसकी खासियत क्या है कि ये फ्लैजिला कैरी कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है तो कुछ इसमें ऐसा हो गया कि हमने बोल दिया कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर कैरी करेगा या फिर कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड हो जाएगा, है तो किसके अंदर है, तो ऑब्वियस प्रोटिस्टा के अंदर ही बैठा हुआ है। यानी पहली कैटेगरी हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, यूकैरियोट की। सो भी पता है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए बहुत लेक्चर हो गया, अब लिखते चलिए फटाफट। ऐसे भी मैं इतना लेक्चर देने के बाद थोड़ा सा ही तो लिखवाती हूँ आपको, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। ये इमेज थोड़ा छोटा करती हूँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया था मैंने आपको इसको समझाने के लिए, है ना। दिख तो गया ना, समझ गया ना इसको डायग्राम को, यस और नो? कितना बढ़िया दिख रहा है इसमें, है ना। आरबीसी का शेप भी इवन की दिख रहा है कि हाँ सही में ये होता है बाइकन के, बहुत बढ़िया दिख रहा है इसमें, इस इमेज में। और आपको साफ साफ ये भी दिख रहा है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऐसे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करता करता इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। चलिए
ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। शॉर्ट में लिखिए सबसे पहली बात, these organisms are either free living और पैरासिटिक। चाहे तो ये फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक, आपके दिमाग में कोई डाउट रहता उसके पहले मैंने खुद ही लिख दिया, ठीक है। अब these organisms are identified by the presence of flagella। ये ऑर्गेनिज्म की पहचान क्या है, अब नाम ही दे रखा है हमने फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, है ना, तो ऑब्वियस है कि यही लिखेंगे हम, फ्लैजिला आर प्रेजेंट। दो आपने देखा है तो मैंने आर कर दिया है, फ्लैजिला आर प्रेजेंट। फ्लैजिला भी हो गया इसके पास। नेक्स्ट पॉइंट, parasitic form, the parasitic form causes disease such as sleeping sickness। यही बोल रही थी मैं उस टाइम, जो आवाज कट रही थी ना, मैं यही बोल रही थी कि ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, सब कुछ आपका सही रहेगा, डाइट सही रहेगा, सोना उठना जगना बैठना सब ठीक होता है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा नींद आती रहती है। तो हो सकता है कि किसका इन्फेक्शन हो गया हो, इस ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। मैम तो अब इसे जो डिटेक्ट करना बहुत ही, हेलो हाँ फिर से बोलिए। मैम, तो फिर इसे डिटेक्ट करना बहुत ही हार्ड होगा, क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि शायद से उन्होंने ठीक से सोया नहीं है, इसलिए शायद से ऐसा हाँ हो रहा है। पर हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पता है क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है ना, वो इतना इसके ऊपर फाइट करता है, और फिर नॉर्मली क्या होता है कि अगर सिम्टम ज्यादा कुछ वैसा हो गया काफी प्रोलॉन्ग टाइम तक, या कुछ सीवियर होना स्टार्ट हो गया, तो वैसे भी जैसे ही आप डॉक्टर के पास मूव करते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स लिखे जाते हैं, जिससे अच्छे से इलाज हो जाता है इसका, है ना, तो इसकी वजह से है। और नॉर्मली हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तो खैर है ही है फाइट करने के लिए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। ओके हाँ, ट्रिपनोसोमा। मैम तो ये मेजर कोई डिसीज नहीं है? नहीं, अगर काफी सीवियर केस हो गया तो मेजर तो खैर कॉज करता ही है, कोई जाए ही नहीं बिल्कुल सोचे कि नहीं मैं खुद से ही ठीक कर लूंगा इसको, तो उस कंडीशन में ये हार्म करता है। ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। डेथ भी कॉज कर सकता है? हाँ, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस ही स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, यही करता है। आपसे पूछा जाएगा मेंशन द कॉजेटिव, अभी मैं दूंगी असाइनमेंट क्वेश्चन, आपको अपने आप सब क्लियर हो जाएगा क्या है नहीं है ना, उससे और क्रिस्टल क्लियर होता है या नहीं, असाइनमेंट क्वेश्चन से जवाब दीजिए, है ना। जो थोड़ा बहुत भी दिमाग के किसी कोने में रहा सा कोई कसर होता है, वो आपके असाइनमेंट क्वेश्चन से मैं बिल्कुल साफ कर देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब हम लोग सीलिएटेड प्रोटोजोवन से स्टार्ट करेंगे। मैम गैम्बियंस का मतलब? स्पीशीज है इसकी, जैसे चैप्टर 1 जब मैं पढ़ा रही थी ना, नहीं भी पढ़ा रही थी तो आपने पढ़ा भी होगा, मैम और नहीं ट्रिपनोसोमा भी पढ़ा जीनस होगा तो नेम है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, याद आया। गैम्बियंस इसकी स्पीशीज है, ट्रिपनोसोमा इसका जीनस नेम है, हाँ मैम, नाम हाँ तो मैम। रहेगा इसका भी। हाँ, चलिए सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स पे चले। चलिए, ऑब्वियस है कि जैसा इसका नाम है, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में, तो ये सीलिया कैरी करेगा, और जैसे ही सीलिया का नाम आता है ना,
बचपन से, क्योंकि आप पैरामीशियम बनाते आए हैं, ठीक है। तो जैसे मैम ही मेरे आप ख्याल से क्या मैम पीछे के पेज में एक बार जाएंगी मैम, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ लीजिए ना, लिख लीजिए। हाँ, कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इमेज सेट करते हैं। ये लीजिए, कर लीजिए इसको। यस मैम हो गया मैम, हो मेरा गया बस इतनी गैम्बियंस जल्दी? लिखना बाकी था मैम, मेरा अच्छा बस ठीक है, गैम्बियंस लिखना बाकी था। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग आते हैं अमीबा पैरामीशियम, ठीक, किसी पे भी आइए, सब पैरामीशियम ही है। चलिए, साधारण सा डायग्राम है, सबसे सिंपल है, तो इसी को रेफर करेंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे डिटेलिंग है। और माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको ऐसा व्यू दिखता है। सही में आपके शूज़ वगैरह का जो सोल होता है ना, सही में वही शेप है, ऐसा लगता है वही ड्रॉ कर दिया है किसी ने, वैसा ही दिखता है इसको। तो हम लोग कहते भी हैं कि स्लीपर शेप दिखता है ये है। इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे सबसे पहले। सबसे पहले समझने के बाद कितना आसान हो जाता है उस टॉपिक को लिखना, है या नहीं। फिर देखिए वापस इसके पास भी फूड वैक्यूल है ना, इसके पास भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ना, इसके पास भी पेलिकल है। तो ये सारी चीजें तो है ही है इसके पास। और इस इमेज को मैं हटा दूंगी बाद में, इस वाले को। ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, देखिए कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो ये दोनों मैम इमेजेस इसके पास आपके क्या सामने दो हैं। न्यूक्लियस है? हाँ बिल्कुल, ये स्पेशलिटी है इसकी, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सही में 2 न्यूक्लियस कैरी करता है ये। और एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है ना, मैं भी दूंगी असाइनमेंट क्वेश्चन आपको, ताकि आपको याद हो जाए। गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स 2 न्यूक्लियाई। तो एग्जांपल में आप क्या लिखिएगा वहाँ पे, पैरामीशियम, है ना। ये तो खासियत है, स्पेशलिटी है इसकी। चलिए देखिए, ये पैरामीशियम है। क्या है ये पैरामीशियम, इसकी पहचान क्या है। जैसे ही पैरामीशियम दिमाग में आएगा ना, तो ये वाला इंप्रेशन जाता है आपके दिमाग में, है ना। बचपन से जो आप ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा ही आपके दिमाग में धुंधला सा घूमता है। अच्छा, ऐसा ही कुछ बनाना है। बनाना बहुत आसान है, इसको बनाने में कुछ है नहीं। अगर मैं बात करूं तो आपके जूते चप्पल का जो सोल है उसका शेप बना देना है, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देने हैं, और ऐसे ऐसे स्टार जो बनाना है उसको लिख देना है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल तो आपको पता ही है, गोला सा कर देना। 2 न्यूक्लियस बनाना है, एक मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा वाला होगा, और माइक्रो न्यूक्लियस उसके साथ में छोटा सा बना देना। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो अगर हम लेबल टिक करते जाएं, बड़े न्यूक्लियस को मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे, छोटे न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। यहाँ फूड एंट्री के लिए इसके पास एक गलेट होता है, या गुलेट भी कई बच्चे इसको बोलते हैं। ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट है, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीलिया। ये थाउजेंड्स के नंबर में होते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, वहां पे यही लिखा जाता है कि सीलिया आर स्मॉलर इन साइज बट मोर इन नंबर, while flagella are longer in size। साइज में कैसा होगा, लॉन्ग होगा, बट बट लेस लेस इन इन। नंबर। हाँ, उनको काउंट किया जा सकता है। सीलिया, अब मैं बोलूँ आपको अपने सर के बाल काउंट करने, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से इसके पास सीलिया भी है। ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर इस माइक्रोस्कोपिक व्यू को आप ध्यान से देखिएगा, ये कितना मतलब ये ब्रश लाइक दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, हाँ ऐसे मतलब हेयर लाइक। इसको एक्सटर्नल आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं पैरामीशियम का। हाँ, यहाँ पे है ये जो हेयर लाइक प्रेजेंट है। तो ये इसको क्या करेगा, ऑब्वियस लोकोमोशन में हेल्प करेगा। अब ये भी पेलिकल कंटेन कर रहा है द स्पेसिफिक प्रोटीनेशियस कवरिंग। और इसके पास क्या है, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, एक एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, एक पोस्टीरियर है। एक बच्चे ने पढ़ाते वक्त एक दूसरे बैच में मेरे से क्वेश्चन किया था। उस बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मैम आपने जो मैम ऊपर इन यहाँ पे दोनों में लिखा, डिफरेंस क्या हाँ, है, आपने जो एंटीरियर यहाँ और? पे लिखा एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और आपने ये जो दूसरा यहाँ पे लिखा पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंटीरियर है कौन सा पोस्टीरियर है। तो याद रखिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर के पोजीशन को डिटरमिन करने वाला ये गलेट है। हमेशा याद रखना है आपको। आपको जो यहाँ पे ये गलेट दिख रहा है,
ये गलेट जो यहाँ पे अवेलेबल है यही डिटरमिन करता है कि किसको, अब गलेट यहाँ पे ऊपर के साइड में है तो इसके पास आगे आप जो भी बनाइएगा सब एंटीरियर साइड होगा। गलेट के नीचे जो चला जाएगा, एंटीरियर मतलब होता है आगे का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या डिफरेंस है, तो दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक ही काम करते हैं। अगर मैं पूछूं आपकी दोनों किडनी में क्या डिफरेंस है तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा डिफरेंस कहाँ है, दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, हम दे एक्सक्रीशन एंड दोनों तो ऑक्सीजन। एक ही काम। हाँ, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जो आगे चला गया इस गलेट के जो ऊपर चला गया वो हो गया एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और जो यहाँ पे गलेट के नीचे वाले में चला गया वो हो गया पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल बहुत अच्छे से आप जानते हैं, गलेट के थ्रू जो इसने फूड को, अब देखिए यहाँ पे ना ऐसे डैशेस बहुत सारे, ये डैश जो बना हुआ है इसके थ्रू दिखाया जा रहा है कि फूड यहाँ पे ये वाला एंटर हुआ है। ठीक है, अब 3D है तो एनिमेशन कैसे आए यहाँ पे, तो ऐसी डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश करिए। तो उससे फिर यहाँ पे क्या क्लियर है आपको कि गलेट के थ्रू जो फूड एंटर हुआ यहाँ पे उसी ने यहाँ पे फूड वैक्यूल बनाया। धीरे धीरे एग्जैक्टली उसी तरीके से डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इसके ऊपर भी काम करेंगे, काम करने के बाद उसको भी डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और डाइजेस्ट करने के बाद ये उसे एनर्जी लेने का काम करेगा। अब आप पूछेंगे कि आपको याद क्या करना है इसमें, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा के पास था, इसके पास नहीं है। गलेट अमीबा के पास नहीं था, इसके पास है, याद रहेगा। द स्पेसिफिक ओपनिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ फूड। ठीक है, अगर हम अमीबा की बात करें या फिर हम ट्रिप्नोसोमा को भी ले लें, उसको भी जोड़ लीजिए साथ में, तो दोनों के पास सीलिया नहीं था, इसके पास सीलिया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो फूड वैक्यूल अब सबके पास है। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ये भी आपने सबके पास देखा। ठीक है, सबसे स्पेशल बात जो है यहाँ पे वो क्या है कि इसके पास दो न्यूक्लियस है। इसके पास क्या है? दो न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पे एक स्पेशल टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट इज साइटोप्रोक्ट। ठीक है, तो साइटोप्रोक्ट का मतलब है ये बहुत सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जो है ये कैरी करते हैं। तो साइटोप्रोक्ट पता है क्या होता है, देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं लिख भी दूंगी। साइटोप्रोक्ट बार बार दिखता है, बच्चे बहुत दिमाग खराब करते हैं पूछ पूछ के, मैं इसको तो लिख ही दूंगी, मुझे याद दिलाइएगा मैम, इसको लिख दीजिए नोट करके। ठीक है, साइटोप्रोक्ट। अब जैसे एक एग्जांपल दूंगी तुरंत समझ आएगा आपको। आप जो फूड को खाते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिस फूड को कंज्यूम किया, खाया, डाइजेस्ट किया, सब कुछ किया, तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में वो एनस के पास होता है ना, यस और नो, याद आया है ना? यस मैम। तो यस मैम। इसमें ना जो जो सा वैक्यूल आप देखिए, साइटोप्रोक्ट दुनिया में कोई सा भी डायग्राम अगर आप देखिएगा किसी किताब में, ये साइटोप्रोक्ट जो है हमेशा इसकी दीवार के पास बना हुआ होगा, यहाँ पे इसके पास चिपका हुआ होगा। तो ये साइटोप्रोक्ट जो है ये करता क्या है, जितना इसने सब कुछ डाइजेस्ट वाइजेस्ट किया, इसने पैरामीशियम ने बोला भाई ऐसा है ये नहीं चाहिए मुझे, इसको बॉडी से बाहर करो इसको, तो ये क्या होगा, ये अनडाइजेस्टेड जो फूड है इसका वो साइटोप्रोक्ट के फॉर्म में यहाँ पे आया, फिर इसकी बॉडी से डिफ्यूज होके बाहर हो जाएगा। अब आया समझ में? साइटोप्रोक्ट आया समझ में? हाँ ठीक है, मैम फिर इसमें हाँ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और साइटोप्रोक्ट में नहीं क्या डिफरेंस? देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वहां पे हम लिक्विड और फ्लूइड वाले अनडाइजेस्टेड की बात कर रहे हैं, और वहां पे अनडाइजेस्टेड की बात भी नहीं है, वो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन। आपका जो किडनी आपकी बॉडी में बैठा हुआ है वो ऑस्मो रेगुलेशन का ये मतलब थोड़ी है कि जो सिर्फ आप पानी पी रहे हैं उसको वहां पे फिल्टर करने का काम कर रहा है। ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत सारी और भी चीजें आती है, जितने आयंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में मेंटेन करके बैलेंस करके इसको कितना इनटेक करके रखना है और कितना आउट करना है। लेकिन अगर वहां पे मिनरल्स वगैरह या कोई ऐसी चीज है पर्टिकुलेट फॉर्म में है जिसको इसको बॉडी के बाहर करना है तो वो साइटोप्रोक्ट के फॉर्म में करेगा। अब आया समझ में? जैसे आप में यूरिनेशन भी मैम होता है फिर अमीबा में excretion भी होता है, अनडाइजेस्टेड फूड कैसे एक्सक्रीट करते हैं अमीबा? उसके मतलब पास तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ही प्रेजेंट होता है। नहीं, तो अमीबा कैसे करेगा ये आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। यही दिक्कत हो जाती है जब बच्चे बिल्कुल 10th नहीं पढ़ते ना, तो यही प्रॉब्लम आती है। देखिए अमीबा का जो एक्सक्रीशन है ये 10th में अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं वापस बता रही हूँ। देखिए अगर ये अमीबा है, इसको यहाँ लेके आती हूँ मैम मैं तो मैं बोल ये सकता हूँ?
ये अमीबा जो है, ये यहाँ पे मान लीजिए कि इसका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, लेकिन डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका अनडाइजेस्टेड फूड कर दिया। ये यहाँ भी लिख सकते हैं साइटोप्रोक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेगा, ये बॉडी से बाहर यहाँ पे, अब अगर इस अमीबा का मूविंग डायरेक्शन ये है, तो आप साफ साफ लिखते और पढ़ते हैं अगेंस्ट द मूविंग डायरेक्शन। मतलब अगर मूविंग डायरेक्शन राइट है तो ये लेफ्ट की तरफ भागेगा अपने आप, फिर इसकी बॉडी से डिफ्यूज होके आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसमें भी सेम उसी तरीके से हाँ होगा। मैम, अभी याद आएगा, याद आया मैम। याद आया ना, 10th में? हाँ पढ़े पढ़ा थे। था आपने। पढ़ा ही होगा, सिलेबस में था तो कैसे नहीं पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए कहाँ थे हम लोग। हाँ लिख रहे थे, लिखना था इसको। चलिए ट्रिप्नोसोमा, ये इधर कैसे चला गया? अच्छा मैं पहले कर दूंगी इसको। इसको हटाते हैं कि ये मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाने के लिए आपको लगा रखा था। इसको थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि इसके बाद हम लोगों को असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। ठीक है, चलिए मैं एक पेज ले रही हूँ यहाँ पे। एक काम करते हैं, इस इमेज के साथ साथ नोट यहाँ लिख देती हूँ नीचे, साइटोप्रोक्ट है ना, क्योंकि मैं बाद में भूल जाऊंगी। यहाँ करते हैं हम लोग, नोट करके फिर ऊपर कर दूंगी। आप इसको अभी नहीं लिखिए, बाद में लिखिएगा, ठीक है? अलग से क्या साइटोप्रोक्ट लिखिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CYTO, ठीक साइटोप्रोक्ट के नीचे ही आ रहा है, PROCT, साइटोप्रोक्ट। ठीक है, क्या होता है ये साइटोप्रोक्ट, लिख लेते हैं। साइटोप्रोक्ट इज स्ट्रक्चर इन वेरियस, है ना, वेरियस, तो छोटे छोटे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होंगे ना, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स where वेस्ट, इसको मैं ऊपर कर दूंगी अभी, आप बस में लिख देती हूँ, वेयर वेस्ट इज इजेक्टेड, बाहर हो जाएगा, इजेक्टेड आफ्टर द फूड have been absorbed into the cytoplasm, आगे थोड़ा हैंग कर रहा है कि नाटक। साइटोप्रोक्ट समझ आया आप लोगों को? समझने में कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया तो और क्रिस्टल क्लियर हो गया, है ना? यही वो स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीटा को इजेक्ट आउट करने का काम करेगा। तो दोनों अलग अलग तरह से पूछा जाता है। अगर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पूछा जा रहा है तब हम लोग क्या लिखेंगे, वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिखेंगे। अगर इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अगर ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम लोग साइटोप्रोक्ट को मार्क करेंगे, है ना? क्या हो गया, जगह बन गई इसकी। ये रहा साइटोप्रोक्ट, तो अब मिस नहीं हुआ, एटलीस्ट लिख दिया मैंने, नीचे तो चला गया। चलिए फटाफट हम कर लेते हैं, एक दो लाइन लिखते हैं, ज़्यादा लिखने क्या है। सीलिएटेड प्रोटोजोन,
सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। इसमें लिखिए हाँ नहीं अभी नहीं, 1 मिनट। हल्ला नहीं करो बेटा, 1 मिनट चुप। दे आर actively moving, they are actively moving because of presence of thousands of cilia। दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, GULLET गलेट लिख लेते हैं, स्पेशल है ये, इसके पास जो ओपनिंग है जिसके फूड एंटर करेगा। They have a cavity that comes to the outer surface। ठीक है, ये हो गया। देन लिख लीजिए एग्जाम्पल। पहले पैरामीशियम लिखेंगे तभी तो हम बताएंगे कि इसके पास 2 न्यूक्लियाई होता है। ऐसे कर लीजिए, और एग्जाम्पल पैरामीशियम। याद रहेगा इसके पास 2 न्यूक्लियस होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी नीट के एग्जाम में, है ना। और एक लिख लीजिए पैरामीशियम, क्योंकि मैंने दे ही दिया है तो डैश करके मैं लिख देती हूँ इसमें। इट कंटेन्स, मेरी आवाज जा रही है, काफी शांति है बहुत देर से। इट कंटेन्स, यस मैम। हो गया। अब लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें दिख रहा है ये लिखा हुआ पार्ट, कोई बात नहीं, लिख लीजिए इसको। मैम नीचे साइटोप्रोप में फूड हैव अच्छा, बीन एक के बाद नहीं कर दिख रहा है। हाँ हाँ, अब ठीक है। अब मैंने इधर कर दिया उस बार। हाँ मैम। अब लिख रहा हूँ। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का हैबिटेट कैसा होता है, एक्वेटिक होता है। इसकी क्या खासियत है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है। इसकी वजह से ये एक्टिवली मूव करता है, भाई 1000 के नंबर में है तो एक्टिवली तो होगा ही। गलेट क्या है, एक ऐसी कैविटी है जो उसमें आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम है। पैरामीशियम है तो हम क्या करें, तो पैरामीशियम है तो इसकी खासियत ये है, इसके पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिर एक नया और स्पेशल टर्म आपने आज की क्लास में क्या सीखा है, साइटोप्रोप। अच्छा, आपको पता है कोई चीज ऐसी होती है ना जो बहुत कॉमन होती है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यही बुक पढ़ रहे हैं, इसी किताब को पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं, इवन कि कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जैसे आईसीएसई बोर्ड के जो एनसीईआरटी बुक को ही प्रेफर करते हैं, इसी किताब से बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो सारी चीजें कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में इसमें दी हुई है। फिर सवाल ये उठता है कि आपको अगर बाकी के बच्चों से अलग दिखना है या अलग होना है तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उनसे डिफर करने का काम करती है। तो यही एक दो ऐसे पॉइंट हैं जो आप, अब तो खैर स्कूल जाना आपने स्टार्ट करा है तो आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा कि आप में और बाकी बच्चों में क्या फर्क है। आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी बच्चे जो कर रहे हैं, आप अपने आप को उससे कंपेयर कीजिए, मैं तो बोलती हूँ कीजिए।
अब पता चला अकेले आप ही बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, तो 1 नंबर भी लाइएगा तो टॉप ही कीजिएगा, है ना? तो मैं तो बोलती हूँ कि सही में अगर आप स्कूल गोइंग हैं या फिर कहीं भी अगर जा रहे हैं, तो आप अपने आप को बाकी के बच्चों से कंपेयर करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है, उन बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? जो चीज़ें उन बच्चों के लिए टफ होंगी, वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए, तो हो गया, मैंने बहुत लेक्चर दे दिया, अब मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं? हाँ मैम। समझ यस आया मैम। सबको? असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखें। अब तो इधर कुछ क्लासेस में असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है ना, मैं उस टॉपिक के बाद ही डाल रही हूँ, ताकि जब पहले तो मैं पीछे एक साथ लिख रही थी, लेकिन वो थोड़ा अगर आपके पास गया ना, तो पीडीएफ देख के आप डर जाइएगा, कितने सारे 300 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से, है ना? तो टॉपिक के बाद ही डाल रही हूँ, ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे कि इस क्लास में इतनी पढ़ाई हुई थी, तो मैडम ने इसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो दिया था, है ना? ये सेंट्रल डॉगमा की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देती हूँ, ऐसा ना हो कि रह जाए और ये चला जाए आपके पास। इसको मैं हटा ही देती हूँ, इसी पेज का यूज कर रही हूँ, ठीक है? समझाने के लिए लगाया था मैंने। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। Which organism contains two पैरामीटर। nucleus? ठीक है, वेरी गुड, आंसर लिख लीजिए। पैरामीशियम। पैरामीशियम की 2 स्पेलिंग आपको किताबों में मिलेंगी, एक एम के बाद ई होगा और एक एम के बाद ओ ई होगा, दोनों सही है। पैरामीशियम बुक टू बुक वेरी करता है पैरामीशियम। नेक्स्ट, नेम द, अलग से दे ही देती हूँ ताकि आपको समझ भी आए। पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिप्सोसोमा कैमाइन। वेरी गुड, ट्रिप्नोसोमा के अंदर। आप सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि हाथ में साइंटिफिक नेम लिख रहा है। देखिए, स्लीपिंग में यहाँ जी छूट गया, हैंग कर रहा है, तब तक आप इतना लिख लीजिए। थोड़ा ये ज्यादा हैंग कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए, मेंशन और AMOEBIASIS एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है? इस पे एंटमीबा हिस्टोलिटिका। देन
Give the term for that specific structure of mostly single-celled eukaryotes, which helps in detection of, समझ गए क्वेश्चन? Detection of undigested food. मैंने बोला था ना क्वेश्चन होने से और फिनिशिंग हो जाएगी। ऐसे पूछा गया अगर, तब आपको क्या करना है, आंसर लिखना है इसी के अकॉर्डिंग। साइटोप्रोक्ट नेक्स्ट पेज पे चलूं मैं, इतना हो गया। चलिए, अगर नहीं हुआ किसी बच्चे का चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Give example of affiliated affiliated protozoa। क्या होगा आंसर इसका? ठीक है। पैरामीशियम। देखिए यहाँ पे ये रेड मार्क नहीं दे रहा ना, एनसीईआरटी में जब देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ओ लिखा हुआ, ये भी सही है, लेकिन अब ये रेड मार्क देगा यहाँ पे, नहीं दे रहा तो देगा एंटर देने का। हाँ, दोनों सही है। एक अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है। गिव एन कर देते हैं यहाँ पे, गिव एन एक ही लिख रहा है ना हम लोग, affiliated protozoa। नेक्स्ट लिखिए। mention part which helps in entry of food in पैरामीशियम। अब क्या हो जाएगा? Gullet. हाँ, आंसर इज हाउ मेनी फ्लैजिला। फ्लैजिला का नंबर पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि सब में फिक्स होता है। हाउ मेनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट, ज्यादा शोर नहीं होता है। हाउ मेनी फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन ट्रिपनोसोमा। मैम 2+।
कैसे होते वो भी दे सकते थे, बट आंसर लेंदी हो जाएगा, अब इसी से काम चलाते हैं। मैम एक फ्री और एक अटैच। एक फ्री और एक अटैच्ड, है ना? मैम एक क्वेश्चन था। आप क्या कीजिएगा, इसके ब्रैकेट में डाल लीजिएगा 1 फ्री एंड 1 अटैच्ड। मैं लिख देती हूँ आपको। हाँ बोलिए ना। क्वेश्चन बोलिए। मैम ये कैसे पता चलेगा कि फ्लैजेल्स ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस या फिर ब्रूसेई, कौन सा पूछ रहा है? ये तो नहीं मेंशन है। अभी आपके एनसीईआरटी में आपको सिर्फ ट्रिप्नोसोमा बोला जा रहा है ना, तो ट्रिप्नोसोमा का ही पूछ रहा है। अभी गैम्बियंस और ब्रूसी में आपको डिफरेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है? अभी ओके सिर्फ स्लीपिंग सिकनेस के ऊपर ही नीट तक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके आगे जब बात करी जाएगी तो करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे, या मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 1 फ्री एंड 1 अटैच्ड विद बॉडी। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे। Which category of protozoa is क्या लिखेंगे इसमें आंसर में? मैम व्हाइट प्रोड्यूस एमीबॉयड प्रोटोजोन। हाँ बस हो गया। बॉय प्रोटोजोआ। पिछली क्लास में मैंने दिया था कि नेम द स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, यही दिया था ना शायद पिछली क्लास में। यस मैम। हाँ अभी लिख लीजिए, विच स्ट्रक्चर ऑफ paramecium helps in excretion and, अगर पैरामीशियम भी लिख दिया जाए तो वही लिखेंगे, है ना? एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मैम दोनों ही वैक्यूल मेंशन करना है, मतलब एंटीरियर एंड नहीं सिर्फ लिख सकते हैं हम, यहाँ पे पूछ रहे हैं विच स्ट्रक्चर ना, आप सिर्फ कॉन्ट्रेक्टाइल, अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों लिख रहे हैं तो मच बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है ना? आप लिख लीजिए आंसर में से फटाफट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, या सिर्फ भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आखिरी क्वेश्चन लिखिए, what is the nature of covering of marine amoeba? Last question. सिलिका। सिलिका। हाँ हाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। लास्ट मैंने बोला, मैम लास्ट वाला क्वेश्चन में एक बार और रिपीट करिए। हाँ लीजिए ना, लिख रही हूँ। What is the nature of
internal covering of marine amoeba. अब ठीक है, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, कुछ मिस लग रहा हो लिखने में तो। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपने नए सीखे हैं आज की क्लास में, है ना? सब कुछ आपने नया ही सीखा है तो इसको याद रखेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ मैम। चलिए लीव करती हूँ मैं। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम।